इंसान बन के बात करूंगा, ना कि टकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूंगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मैं मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है, मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप। तो भूल गया हूँ बिकॉज आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब। मेरे आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे FIR होने वाली है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या FIR है और मैंने किया क्या है। तो जो प्राइवेट बंदा है जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे ISI है, तेरे पीछे MI है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन डाल रहा कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे फर्क है। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही कोई नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके व्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए, सो गए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। फिर उन्होंने मेरे पे FIR दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से NCCI ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहां पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर है। क्या कोई सरकारी अफसर ऐसे भी गालियाँ निकालता है? क्या हुकूमत ने ऐसे अफसर भर्ती किए हैं कि जो लोगों को गालियाँ वगैरह निकालते हैं? एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ, कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो। क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होके ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दे जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी।
वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बेंड होती हैं, वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है मुझे बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। तो सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे, वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या करता हूँ यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। और देखें डक्की भाई किस तरह इमोशनल हो रहा है। वाकई इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो ये बता रहा है और रोने भी लग रहा है। वाकई इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। मज़ीद इसकी बातें सुनते हैं, और अगर आपको भी ये डक्की भाई सीरियस लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया। किस तरह इससे निकलूं, मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूं, मैं सब कुछ, मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं दी इसलिए हमने मारा है, वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था करा इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए, मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज्जा या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहां पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज का पॉडकास्ट दे दिया। जेर हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज्जा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया तो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज्जा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारे कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारे, मगर मुझे मारे कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ वाले एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डक्की को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंटमैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ है? मैंने कहा क्या हुआ है?
कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो कहता नहीं नहीं तू बेवकूफ है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे अपना मसला नहीं हल करना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। कहता कि तेरा कोई दोस्त पीछे आने वाला, कोई तेरा भाई, कोई तेरा आउट ऑफ कंट्री कोई दोस्त रहता हो, कोई तेरे पीछे आने वाला नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो बातचीत नहीं है किसी से, तो मैं किसको क्या कहूँ। तो कहता कि ये जो तेरा आईओ है ना, सारी गेम इसके हाथ में, इसने जो लिखना है तेरे साथ वही होना है, तो तू अगर इसके साथ ताउन करेगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कब्र में लेके जाना है, पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ आप क्या ना क्या चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही रही। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे रिसेंटली कुछ बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा रहा है। मुझे वहां से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20-25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट देके ये बताया कि 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। मैं आपको उसकी असल स्टोरी बताता हूँ कि वो क्या है। हवाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं कोई शाम के 7 बजे के करीब। आइयो मुझे कहते हैं कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथेरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको USDT में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये USDT ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 USDT आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे हैं उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से ये कहता था कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में उसने मुझे बहाने लगाने शुरू कर दिए, यार क्योंकि तू हमारी कस्टडी में है कि तेरा अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आईओ ने मुझे इस तरह की कहानी सुनाई शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया, उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस आईडी के मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 USDT जिसकी PKR के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने वापस मुझे हवाला में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का कि इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, मेरे से सोया नहीं जाता। एक ऑफिसर एक मुलजिम को छोड़ने आता है हवालात, मैं फटाफट उठ के उससे पूछता हूँ, मैंने कहा सर आपके इस NCCIA इदारे के अंदर जब कोई क्रिप्टो का कोई रोला चलता है, कोई USDT का कोई रोला चलता है, तो उस पे क्या होता है? क्या उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है? कहता मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है। कहता क्यों, क्या हुआ है? मैंने उसको बताया। मैंने कहा आईओ ने मेरे 9 करोड़ रुपया USDT ट्रांसफर कर लिया अपने पास। कहता अच्छा, तो उसने आपको कोई रिसीविंग दी है? मैंने कहा नहीं। कहता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं किसी से पूछ लूं। मैंने कहा जी पूछ ले, मैं बड़ा टेंशन में हुई। उस पूरी रात मैं नहीं सोया। अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब एक बंदा आता है, मुझे लेके जाता है ऊपर ऑफिस में। मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो मुझे बता के नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है, मेरे सर पे इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है, मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे
जेहन का मवाद, अंतरियां सारी मेरी आंखों से बाहर निकलने को करी थी। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया था, मेरा विजन काला हो गया था, मैं बेहोश होने वाला था। इतनी जोर का वो थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा कि सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई रिसीविंग ना दो, मैं अपना मुंह कैसे बंद रखूं। इतनी सी बात पे मुझे फिर से एक और थप्पड़ लगाया। मुझे आईओ के पास ले गया। आईओ कहता कि यार तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। एडिशनल साहब बहुत नाराज है। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर ही रहा था तो उसने इशारा किया कि इसको बंद कर दो। अब मुझे बंद कर दिया वापस हवालात में। कुछ टाइम के बाद जब मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए तो ये जो मेरी 9 करोड़ रुपया जो इन्होंने ट्रांसफर किया था, 3,26,000 USDT, ये बात पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुकी थी। हर प्राइवेट मुलाजिम को पता था, हर ऑफिसर को पता था, हर आईओ को पता था, डिपार्टमेंट में हर एक बंदे को पता लग गया था कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो शुएब रियाज आईओ के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। आईओ ने सोचा इसने बात आउट कर दिया है, सबको पता लग गया है। इन्होंने फटाफट क्या किया, उसकी रिकवरी डाल के कोर्ट में पेश कर दिया कि ये देखो हमने ये पैसे बरामद किए हैं इससे, जबकि उन्होंने बरामद की इंटेंशन से वो ट्रांसफर अपने पास नहीं किए थे। इनकी ये इंटेंशन थी कि पैसा हम अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई इसको 20-30% वापस देके इससे डील करेंगे। ये इनकी शुरू की इंटेंशन थी। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी। मैंने मार खा ली इसके बदले। मैंने कहा मुझे मारो जितना मारना है। डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी। ये लोग घबरा गए, इन्होंने फटाफट कोर्ट में रिकवरी डाल दी, जिसकी वजह से मजबूरन एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े कि 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया है, जबकि वो बरामदी की नीयत से ट्रांसफर नहीं किया गया। वो तो मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ी इसकी। 3,20,25,000 USDT कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहां पे एक और बंदा आया था अपने काम से। मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है आपने वीडियो के एंड तक याद रखना है। वो अपने किसी काम से आया था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार डक्की तेरे पे केस क्या है। मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहां तक पहुंचा है। मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको अब मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा। उसे सर हिलाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं। अब क्योंकि मैं उस बंदे को पहली बार मिला हूं, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैंने उसको कहा कि नहीं मेरे से कोई पैसे नहीं मांगता। जैसे सर हिलाया, कहता अच्छा चल ठीक है, अच्छा लगा तेरे से मिलके। वो अपने कामों में लग गया। खैर मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर से मुझे जेल में हवालात में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बहाने से मेरी फैमिली को बुला लिया। अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात। मुझे जब हवालात से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया। तो कहता कि इन पे भी FIR होगी। तो अरूब घबरा गई। उसने कहा मेरे पे FIR क्यों होगी। उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया है, मुझे और मामा को के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो कहता कि नहीं FIR हो ना हो, ये जो आपके शोहर की FIR है इसी में बड़ी जगह है, हम आपको इसी में नामजद करें। अरूब घबरा गई। मैंने अरूब की तरफ देखा, मैंने अरूब की तरफ इशारा किया कि मैंने कहा बस बिल्कुल चुप होके बैठ जाओ, बस ये वक्त गुजारो, बस इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। खैर वो अरूब से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू कर दिए। मैंने यही कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अरूब को वापस भेज दूं घर। उसका मोबाइल वापस मिले ना मिले डजंट मैटर, वो घर जाए। आईओ ने अरूब का मोबाइल रख लिया। मैंने अरूब को कहा कि अब तुम घर जाओ, तुमने वापस नहीं आना। जब अरूब घर गई है तो उसने जब वकीलों से डिस्कस किया तो वकीलों ने कहा कोई बात नहीं, हम प्री अरेस्ट बेल करवा लेंगे। तो अरूब ने कहा ओके। अगले दिन उन्होंने जाके प्री अरेस्ट बेल करवा ली। जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई तो प्री अरेस्ट बेल की खबर पहुंच गई इदारे में, NCCI ऑफिस में, आईओ के पास और सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर के पास। इन्होंने फिर से मुझे कहा कि अपनी फैमिली को मीटिंग के लिए बुलाएं। मैंने घर वालों को कॉल की क्योंकि उसकी प्री अरेस्ट बेल हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब इसको खतरा नहीं है और इसका मोबाइल भी उनके पास है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, मैं बुला लेता हूँ। ऑफिसर्स ने जो है मेरे घर कॉल करवाई। मैंने कहा कि अम्मा वो बड़े अफसरान, एडिशनल डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बुला रहे हैं, तो बाकी घबराए ना, कोई इस तरह कोई नेगेटिव मीटिंग या इस तरह का कुछ नहीं है, तो आज मेरी माँ और अरूब प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर रूम में आ गए। सरफराज चौधरी साहब कहते जतोई साहिबा आप अपने आप को क्या समझती हैं, आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया। तो अरूब ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं, जो आपने करना करें, 5 रुपए का एक नया सफा आता है, हम एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। अरूब मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, ये किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान, लाल उनके चेहरे हो गए थे सबके। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ WhatsApp खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज, और ऐसे मेरी माँ को और मेरी वाइफ को
लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है। क्या कर लेंगे आप? जब वो इस तरह जजेस की लिस्ट दिखा रहा था तो उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ, जितनी आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी है करवाएं, नया पर्चे में हम पकड़ लेंगे। हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। मैंने वहां पे सिर्फ सर को कहा कि जी सर आप सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने उनको इशारा किया कि प्लीज वक्त गुजारे बस। मेरे घर वालों के चेहरे लाल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल आप कह लो कि उनके पास कुछ कहने को नहीं थे। दे वर शेकिंग। वो बातें करता गया, हम लोग घबरा गए थे। हमने बस वेट किया कि यार ये कब हमें फारिग करेगा। जब उसने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, मैं, अरूब और मेरी माँ जब उस एडिशनल डायरेक्टर रूम से बाहर निकले, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, अरूब की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि यार मुझे बहाने बहाने से कहते हैं कि आप लोगों को बुला लो, फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं, डराने धमकाने वाली, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ इनका पैसे मांगने का तरीका है ताकि हम डर जाएं, इनको कुछ पैसे दे दें और हमारी जान छोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से मुझे, मेरी फैमिली को जहनी अजियत देते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं। और अरूब का राइट बनता है कि वो प्री अरेस्ट बेल करवा के आए। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, करें। उसने तो अपना मोबाइल भी दे दिया, आप जब बुला रहे हो वो आ रही है, फिर भी आप उसको थ्रेट कर रहे हो कि जी आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया, कोई बात नहीं, 5 रुपए का नया सफा आएगा, हम आपको फिर अरेस्ट कर लेंगे। और ये सब इनका तौर तरीका था कि हम लोग किसी तरह टूट जाए और ये जितने पैसे मांगे हम लोग फौरी इनको दे दें। इस दौरान आईओ और उसका जो फ्रंट मैन है, जब उनको पता लगा कि मैं और मेरी फैमिली किसी भी तरह से इनको एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में लिफ्ट नहीं करवा रही, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई, कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग चाहते क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरी यूएसडीटी भी अपनी जेब में डाली, मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है, मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अरूब का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिया का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, इवन मुनीब जो अंडर 18 है उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरे दादा अब्बू जिनका मैंने आज तक व्लॉग में जिक्र नहीं किया, आज तक उनकी अपीयरेंस नहीं हुई, 80 साल एंड अबव की उनकी उम्र है, उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मेरे पास 1 टका नहीं है इनको देने के लिए। सॉरी। उसने मेरी बात सुनी, कहता अच्छा। उसने एज इट इज जब ये बात आईओ को बताई, आईओ आगे से इसको कहता कि इन्हों दे कोल 40-50 करोड़ रुपया सैट भी पर आउंदा। मेरे दोस्त ने एज इट इज मुझे ये बात आके बताई। अब क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी थी, जब मेरे दोस्त ने ये बात मेरी फैमिली को बताई, मेरी फैमिली ने घबरा के कहा कि प्लीज आप किसी और से बात कर लें, अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार हमें दे सकता है तो दे दे। मेरे दोस्त ने इवन मेरे एक और दोस्त से भी बात की, उसने मना कर दिया, कहता यार हम नहीं कर सकते, 1 करोड़ पे बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्त ने फिर आईओ से बात की, आईओ कहता कि हम 60 लाख से नीचे नहीं लेंगे, अरूब की हद तक, अभी हम डकी की बात नहीं कर रहे। ये बात जब उसने मुझे आके बताई, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं 60 लाख है, मेरे पास 60 रुपए नहीं है, सब कुछ इन्होंने ले लिया। अगले दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, मेरा रिमांड लेने के लिए जब कोर्ट में गए तो मेरी फैमिली वहां पे आई हुई थी। उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के, रंग उनके उड़े हुए थे, कहा कि साथ जो कह रहे हैं इनको प्लीज दे दो। अरूब कांप रही थी, कहती कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता भी नहीं है कि इनको कैसे हैंडल करना है, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, प्लीज ये जो मांग रहे हैं दे दो। जब मैंने उनकी शक्लें देखी फैमिली की, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास 60 लाख रुपए वाकई में नहीं है, आप किसी से बात कर लें। मेरे मामू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए हैं, जो हमने इनको ये सारी कहानी बताई है। मेरे एक मामू इधर पाकिस्तान में होते हैं, वो भी आए हैं, उनसे हमें उधार लेना पड़ा कि प्लीज हमारी हेल्प कर दे, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपया उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया, वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। इनको पैसे जो है मेरे भाई ने भिजवाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको पैसे पहुंच गए हैं या वो मेरे मामू ने दिए हैं। ये सारी बातों का मुझे बाद में पता लगा। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपनी फैमिली को बुला लिया और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ टोटली चेंज हो चुका था। वहां से मुझे आइडिया हुआ कि इट वॉज नेवर अबाउट द केस, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द मनी। वो मेरी फैमिली से बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया हाँ कि इनको शायद पैसे पहुंच चुके हैं। वो इवन कमरे से चले भी गए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप कर लें। जब वो कमरे से गए हैं तब मेरी माँ ने, अरूब ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपया दिया है इस सारी कार्रवाई के लिए। मैंने अपनी माँ से माफी मांगी, मैंने कहा यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है सबको। कहती कोई बात नहीं,
अल्लाह पाक देख रहा है, इट्स ओके। खैर मेरी फैमिली को 5-10 मिनट दिए हैं मेरे से बात करने के लिए और वो चले गए। अब तक मेरा 16-17 दिन का रिमांड हो चुका था। इतना लंबा रिमांड होता नहीं है। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर एक बंदा अपने याद रखना है। ये बिग ब्रदर इस बार फिर से एनसीसीआई ऑफिस आता है, लेकिन ये इस बार मेरे से मिलने आता है। मेरे से पूछता है कि कितने तक पहुंचा तेरा केस। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। तो मेरे से पूछा कि यार इतना लंबा तेरा रिमांड क्यों हुआ है। मैंने कहा सर नो आइडिया, जबकि मैं इनको सब कुछ दे चुका हूँ। इनके पास मेरे सारे मोबाइल है, इन्होंने मेरी वाइफ को भी नामजद किया है, सारे ईमेल पासवर्ड लिए, मैं सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा डिमांड करते हैं। कहता अच्छा तो इन्होंने पैसे की बात की है तेरे से, क्योंकि मैं उस बंदे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं था करता। मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे से कोई पैसों की बात नहीं की। कहता किसी ने इशारा दिया हो, किसी ने इनडायरेक्टली तेरे से डिमांड की हो, या किसी ने कहा हो कि तू अगर पैसे दे देगा तो तेरी छूट हो जाएगी। फिर वही बात कि मुझे नहीं था पता कि वो बंदा कौन है। मैंने उसको कहा कि नहीं। उसने मेरी तरफ देखा ऐसे, कहता आर यू श्योर। मैंने कहा जी। इवन उससे मुझे एक पॉइंट पे बड़े गुस्से से देखा। कहता कि देख ले, अगर कुछ ऐसा है तो तू मुझे बता सकता है। फिर वही बात आ गई क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कहता ठीक है। वो चला गया। मेरा 23 दिन टोटल रिमांड हो चुका था। जो मैं आप लोगों को ये भी बताना चलूं कि एनसीसीआई की हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट पे मैं इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जज साहब के सामने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी कर लें, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दें। मैं इतना तंग आ गया था, मैंने जज साहब के सामने खुद ही बोल दिया कि यार रिमांड ले लें। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब एनसीसीआई ऑफिसर्स ने मुझे जेल भेजने के भी मेरी फैमिली से पैसे लिए। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये आईओ से पूछो कि अब क्या इस पे मेरे साथ करना है। कहता कि मैंने बात की है। वो ये नहीं कह रहा कि अब आपकी बेल करवानी है, वो ये कह रहा है कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हैं, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें, उसका 1.5 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, जिसमें से एक पर्चा इन्होंने कोई लड़की रिलेटेड रखा हुआ। और जब मैंने सुना मैं बर्बाद, मैं टूट चुका था। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको को 4 पर्चे देने, 400 दे, मैंने अब 1 टका नहीं देना इनको। इस तरह तो इनको आदत लग जाएगी। फिर ये कहेंगे कि जी अब हम डकी भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे, घर की बत्ती बंद करेंगे, घर में अगर आप चाहते हो कि बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया निकालो। ये तो इन हरकतों पे आ जाएंगे। फिर हाँ, अगर आप मेरी एक आधा फैमिली का अकाउंट छोड़ देते तो मैं आपको पैसे कहीं से तो दे, एटलीस्ट हमारी फैमिली जो है मकरूज तो ना होती। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया। मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको एनसीसीआई के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूप को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमने हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम एनसीसीआई के ऑफिसर का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी। सरफराज जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके पास जेल जाना है, तो बोलने कोई मसला नहीं है कि भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे। बात नहीं कर ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डकी भाई को जो है वो सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल जी बात तो नहीं कर सकते डकी भाई। इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो NCCI एहलकारों की जानिब से जो वो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। डकी भाई कुछ कहना चाहेंगे? डकी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कुछ तो इन्होंने तो मना नहीं किया आपको, आप लॉयर्स ने मना किया कि भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में हमें ताउल किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है? मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशियल हो गया। जुडिशियल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशियल कर दिया। अब जुडिशियल करके कोर्ट से
बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार एनसीसीआई ऑफिस वापस आता है, वहां पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, लेकिन तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए हैं, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए। मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो उनके साथ हवालात में था, जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन मैंने मुझे बस छोटा छोटा मोटा मोटा बताया, ज्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाएं। तो वो हमें 60 लाख रुपया उस काम में दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिल ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की, मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने उनको कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिल ले। बिग ब्रदर वहां से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बिठाया और मुझे जेल ले गए। डक्की भाई को जो है तकरीबन 22 जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में पेश किया गया, तो अदालत ने गुज़श्ता रोज जो है डक्की भाई को जुडिशियल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया। देख सकते हैं कि डक्की भाई को जो है वो जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में गुमान नहीं सोचा होना कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा। जब मैं जेल जाता हूँ, सबसे पहले तो मेरी चेकिंग होती है, बालों के अंदर, अंडर आर्म्स, आपकी नाक। फैमिली से ज्यादा कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हालचाल पूछ और रोना धोना बंद कर। उनके सामने शुगर लगा, हंस, मुस्कुरा, कह कि बड़ा मजा आ रहा है अंदर, जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं, वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। तो बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो हुआ जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। अरूब जतोई की मुद्दत में जो मैंने अपने वहमो गुमान में नहीं सोचा था। मैं जब 23 दिन रिमांड में था, मैं इतना मायूस हो गया था, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जोगा नहीं, मेरी फैमिली किसी जोगा नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गीदरों में फंसे हुए हैं, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता था। मैं हवालात में एक गंदे से कमरे में बैठ के मैं भीख मांगता था कि या अल्लाह तू सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ। NCCIA अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डक्की भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला, NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूब जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। गालियां दिलवाई, अगली सबकी खबर आ गई, तो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तो मेरी क्यों नहीं सुन रहा। तो ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली, तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम NCCIA ऑफिस में मिला। उससे मेरे से पूछा तेरे पे केस क्या है। इसमें मैं FIA एंटी करप्शन इदारे को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना, मेरी फैमिली के एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे FIR लॉन्च की, और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज की न्यूज मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जब मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था, उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया था, मैं खत्म हो गया था, मैं बर्बाद हो गया। सही बताऊं तो मैं हार मान ली थी। मैं अम्मा के थ्रू कि हमारी दुआएं सादा आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। मैंने सिर्फ ये रियलाइज किया कि आपकी फैमिली के अलावा कुछ मैटर नहीं करता इस दुनिया में। That is where I realized कि maybe this is not the end.
Maybe this is start of something else. I want to appreciate every single one of you. मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आप लोगों का एहसान। अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला कि यार अगर मैं सब कुछ बनाना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी, और साथ मैंने आप लोगों को ये भी बोला कि मैं आप लोगों को कुछ लोगों का नाम नहीं बता सकता, तो हम उनका नाम बिग ब्रदर रख देते हैं। बट लेकिन समटाइम सब कुछ जाना जरूरी भी नहीं होता। मैं बाहर आ गया हूँ, ये बहुत है। जब मैं जेल से वापस आया तो मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियां देखी। कोई पॉडकास्ट पे कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई टिकटॉकर कुछ कह रहा है, कोई जर्नलिस्ट कुछ कह रहा है, और मैंने उन सबको देख के बस कहा कि यार किसी को कुछ भी नहीं पता, सबकी अपनी अपनी कहानी है और सब झूठ है। असल में क्या हुआ है वो मुझे पता है। Let that be a mystery.